देखो अपने यहाँ दो टॉपिक्स थे, डीटी आईडीटी। डीटी मतलब क्या, डायरेक्ट टैक्स। आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि देखो ये जो टैक्स पेयर है ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा जमा करता है। डायरेक्टली इनकम टैक्स मैंने डायरेक्टली जमा कर दिया, लाइक देयर इज नो थर्ड पार्टी इन बिटवीन। मैं और गवर्नमेंट बस से मैं डायरेक्टली जमा कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि ये जो ऐसे मैं डायरेक्ट जमा करता था, डायरेक्ट जमा करने के बदले मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट जमा नहीं कर रहा हूँ, थ्रू ए थर्ड पार्टी जमा कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे आपका थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी के थ्रू मैं जमा कर रहा हूँ। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का बेस ही यही है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग इट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ। अब एक सवाल आता है कि आपका डिफरेंसेस वाला क्वेश्चन आ जाता है इंटर में। क्या होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो क्या हो गया, डायरेक्टली पेड, इनडायरेक्टली पेड। दूसरा आपका क्या हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स इज ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर मतलब आपका इनकम जितना बढ़ता जाएगा आपका टैक्स उतना बढ़ता जाएगा, जबकि ये क्या है, सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, इसमें कोई प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो है सबके लिए सेम है। अंबानी जी भी वही क्या बोलते उतना ही टैक्स दे रहे हैं एक बिस्किट के पैकेट के या फिर एक जियो के रिचार्ज पे, और हम भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं। तो इट इज सेम फॉर एवरीवन, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस। ठीक है, और क्या होता है फिर डायरेक्ट टैक्स में, क्या होता है कि हम लोग खुद चीजें डिपॉजिट करते हैं, हमारा खुद का यहाँ पे होता है, लाइक द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द इंडिविजुअल। बट इनडायरेक्ट केस में क्या होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन द बिजनेसमैन या फिर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उस पर आ जाता है। ठीक है, बेसिक छोटे छोटे डिफरेंस है, एक बार आपके बुक में डिफरेंसेस दिए रहेंगे उसको देख लेना, थियोरी के लिए अच्छा सवाल बन जाता है। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स तो है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो अकेला जीएसटी नहीं है ना, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे। क्या क्या हो गया मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक जीएसटी हो गया, एक कस्टम ड्यूटी हो गया, एक एक्साइज ड्यूटी हो गया, एक वैट हो गया, इसका और एक डंडा में निकालू वो हो जाएगा सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, एक टाइम बहुत टाइम पहले बहुत सारे एक साथ चलते थे। अभी क्या हुआ, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों बहुत ही लिमिटेड गुड्स पे लगता है जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उस पे ये तीनों टैक्स लगता है, अदरवाइज वो तीनों चीजों इस पे लगता नहीं है। अपने सिलेबस में क्या ये तीन है, आंसर इज नो। अपने सिलेबस में जो चीज है, जीएसटी, कस्टम्स। ठीक है, जीएसटी और कस्टम्स का वेटेज कैसा रहेगा, 4:1 का वेटेज आप मान के चल सकते हो। 4:1 यानी आपका, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, देखो जीएसटी में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इनडायरेक्ट टैक्स में 6 आता है, 6 में से 5:1, ये 4:1 भी नहीं, आपका 5:1 का आपका वेटेज रहता है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम लोग कस्टम्स को मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, बट वो एग्जाम के लिए उतना आपको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप जीएसटी और डीटी पे फोकस करके जाएंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ बताओ। नहीं, 60-40 का जनरली रहता है, बट क्या बोलूं मैं पता है, देखो अगर तुम ये वाले पैटर्न हमारा देखोगे तो ये 50-50 यहाँ पे तो तुमको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 4 यहाँ 3 पूछ रहा है। बट एमसीक्यू में क्या होता है, जनरली आईडीटी का थोड़ा सा ज्यादा कभी कभार रहता है, तो ऐसा कोई फिक्स्ड है नहीं कि 50-50 आएगा या फिर 60-40 आएगा। इतना फिक्स्ड है कि जो आपका 7 लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें से 4 डीटी के होते हैं, 3 आईडीटी के होता है। एमसीक्यू में 60-40 हो सकता है, 50-50 हो सकता है, 30-70 हो सकता है, एमसीक्यू में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जीएसटी से पहले क्या जिंदगी थी हमारी, तभी हमको समझ आएगा कि जीएसटी क्यों आया। ठीक है, जीएसटी से पहले क्या होता था कि मैं कुछ भी मैन्युफैक्चर करूं तो मेरे को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, फिर जब सेल करूं तो सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट देना पड़ता था। ठीक है, वैट क्या, वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैट जनरली स्टेट्स लेती थी, सीएसटी सेंट्रल लेता था, और एक सर्विस टैक्स करके भी हुआ करता था। तो बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस थे, बट बहुत सारे टैक्सेस थे वो प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है। जैसे पहले क्या होता था, अगर मान लो मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किया 100 रुपीज का, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, चलो ठीक है, एक्साइज ड्यूटी 20% लगा दिया मैंने, 120 रुपए हो गए। अब जब सेल करने की बारी आई, तब मान लो मेरे को वैट लगाना पड़ रहा है 10% से। तो जब मैं वैट लगाता था पहले,
मैं वैट ये 120 रुपए पे लगाता था, ठीक है, ना कि 100 रुपए पे। मतलब क्या हो रहा है कि जो 20 रुपए मैंने टैक्स ऑलरेडी दे रखा है, उस चीज पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से टैक्स लगा रहा हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल टैक्सेशन, या फिर कैस्केडिंग इफेक्ट, या फिर लेमन वर्ड में बोलूं, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, पहले ये चीज हुआ करती थी। मतलब क्या है, एक टैक्स ऑलरेडी लग के आ चुका है, जब नेक्स्ट टाइम मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ ना, मैं उस पर ही टैक्स फिर से लगा दे रहा हूँ। तो सिंपल वे में बोलूं, पहले ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी। और क्या कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ये मैराथन है, आप लोगों ने पढ़ रखा है आईटीसी का कॉन्सेप्ट। पहले क्या था कि ये जो आपका एक्साइज ड्यूटी का आईटीसी, आप एक्साइज ड्यूटी के प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते थे। फिर आपका वैट का आईटीसी, आप वैट सेनवैट जो होता था, आप सिर्फ वैट के लिए यूज कर सकते थे। सर्विस टैक्स का आप वैट के लिए यूज नहीं कर सकते थे, वैट का सर्विस टैक्स के लिए यूज नहीं कर सकते थे। तो जो मेरे पास 5-6 डिफरेंट टैक्स थे, उनका जो आईटीसी का यूटिलाइजेशन था लिमिटेड टू ओनली वन टैक्स था। तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था बिजनेसमैन को। तो दैट इज वाई हमने क्या किया कि जीएसटी ले आया। उससे क्या हुआ, सारे टैक्स इसमें आ गए, तो किसी का भी आईटीसी अब मैं किसी में भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सर्विस वाला आईटीसी में गुड्स में यूज नहीं कर सकते, या फिर गुड्स वाला सर्विस में यूज नहीं कर सकता। इंट्रा स्टेट वाला इंटर में नहीं कर सकता, इंटर वाला इंट्रा में नहीं कर सकता। पहले ये प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। अभी क्या हो गया, ये प्रॉब्लम से नहीं बचे मेरे। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग जीएसटी, तो आपको क्या क्या बोल सकते हो। एक तो बोल सकते हो कि आपका टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया, अब मल्टीपल टैक्सेस नहीं है। फिर दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि जो डबल टैक्सेशन कैस्केडिंग इफेक्ट था वो चला गया। फिर बिजनेसमैन के एंगल से आप ये लिख सकते हो कि आपका जो use of ITC of different taxes was interuse was not possible, which is possible now. ठीक है ना, और क्योंकि टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा, तो कमोडिटीज भी थोड़ा सा चीपर हो गया, एंड द मैकेनिज्म एंड ईज ऑफ बिजनेस, वो वाला चीज लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक थियरी वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि हमको तो जीएसटी लगाना है। ठीक है, अब मेरे को, अब अपने पास कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि मान लो चलो जीएसटी लगाते हैं। ठीक है, जीएसटी लगाएंगे। अब जीएसटी लगा सकता हूं करके मेरे को किसी ने कुछ पावर दिया है क्या? आंसर इज यस। मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि आप जीएसटी लगाओ, तभी मैं जीएसटी लगा सकता हूँ। वरना ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, चलो आज सुबह उठ के मैं लगा देता हूँ जीएसटी, ऐसा नहीं होगा। Like every tax that is being collected in India is authorized by the Constitution of India. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोला कि आप लगा सकते हो, तो हम लगा रहे हैं। ठीक है, पहले नहीं था, इसके लिए अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर उसके बाद जीएसटी लगाएंगे करके हमने बोला। ठीक है, जीएसटी किस में आता है, अगर आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में होगा, तो देयर इज अ लिस्ट कॉल्ड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब जिसमें स्टेट भी टैक्स कलेक्ट कर सकती है और यूनियन भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है, वो हो गया आपका कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो कंकरेंट लिस्ट में अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, सरकार को पावर मिल गई कि जीएसटी लगानी है, बट अब सवाल ये आता है कि जीएसटी कब लगानी है। अब किसी ने किसी के साथ बातें की, क्या उस पर आप जीएसटी लगाओगे? या मान लो किसी ने किसी को प्रपोज किया, क्या आप उस पर जीएसटी लगा दोगे? या किसी ने किसी को मारा, क्या उस पर जीएसटी लगेगा क्या? आंसर इज नो। तो ये कब जीएसटी लगेगा, अपने पास कुछ सवाल खड़े हो गए। उन सवालों को गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पहला सवाल मेरे सामने क्या खड़ा हुआ, मेरे सामने पहला सवाल खड़ा हुआ कि कब जीएसटी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हम जिस चीज को सप्लाई डिफाइन करेंगे उसमें आपको जीएसटी लगाना है। तो हमने बोला चलो ठीक है। अब सवाल आया कितना जीएसटी लगाना है, तो उसका गवर्नमेंट ने जवाब दिया, दो जवाब दिया। एक तो बोला कि मैं रेट डिफाइन कर रहा हूं, वो रेट के हिसाब से आप जीएसटी लगा दो। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो रेट लगाओगे किस पे लगाओगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगाओगे। मतलब ये जो सप्लाई है उसका वैल्यू हम लोग डिसाइड करेंगे, रेट हम लोग डिसाइड करेंगे, तुम्हें बस सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने दो चीज डिफाइन कर दी, कितना लगाना है, रेट के हिसाब से लगाओ। ये रेट किस पे मल्टीप्लाई होगा, ये रेट मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा। हमने बोला चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कब देना है ये जीएसटी। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ये जब टाइम ऑफ सप्लाई करके हम एक चैप्टर लाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि आपको टैक्स कब भरना है। ठीक है ना, मान लो मैंने आज
कलेक्ट कर लिया, गवर्नमेंट को कब डिपॉजिट करूंगा, या फिर मैं जो ये सामने वाले से कस्टमर से कलेक्ट कर रहा हूं तब मैं ये कब कलेक्ट करूंगा, ये हो गया मेरा क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद कौन ये टैक्स भरेगा, लाइक हमने तो पढ़ लिया कि क्या, कि ये एक टैक्स पेयर है, इधर गवर्नमेंट है, इधर एक ऐसे बिजनेसमैन का घर था, ऐसे भरेगा करके हमने पढ़ तो लिया, बट ये वाला जो पर्सन है क्या हमेशा यही भरेगा या कोई और भी भर सकता है, कौन से केस में भरा जाएगा, कौन कैसे भरेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट आया क्या, आरसीएम या फिर फॉरवर्ड चार्ज वाला, कि हु शुड पे द टैक्स। ठीक है, फिर वहां पे और फिर मेरे पास एक दो सवाल आए, क्या वो एक दो सवाल आए, वो एक दो सवाल ये आए कि कैसे पे करना है। ठीक है ना, हम जो ये टैक्स भरेंगे कैसे पे करेंगे। एक तो सवाल ये आया, क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम के हिसाब से भरूं या फिर नॉर्मल स्कीम के हिसाब से भरूं। फिर मान लो मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो मेरे को नॉर्मल से भरना है, तब फिर सवाल आता है, क्या मैं आईटीसी से कितना भरूंगा, कैश से कितना भरूंगा। ये कुछ मेरे सवाल सामने आ गए, तो इतने सवालों का मेरे को क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो इतने सवालों के जवाब के लिए हमने क्या बना दिया, सीजीएसटी एक्ट। अब क्या सिर्फ इतना ही है क्या, नहीं, अब इसके आगे क्या है कि मान लो ये सब का फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, ओवरलुक होगा, आप ये सब अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके लिए ऑडिट होगा, असेसमेंट होगा, मतलब बाकी फिर प्रोसीजरियल पार्ट एंटर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है प्रोसीजरियल पार्ट, हमको क्या करना है, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अपने को इतना समझ के चले जाएंगे तो अपना एग्जाम के लिए डन है। ठीक है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपके इंटर लेवल पे टेस्ट होते नहीं है, तो इसलिए उन चीजों को हम लोग कवर नहीं करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आई एम ट्राइंग टू कवर इन एज मच डिटेल एज आई कैन विद इन दिस लिमिटेड टाइम फ्रेम। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला, कब जीएसटी कलेक्ट करना है, जीएसटी तब कलेक्ट करो जब ये सप्लाई बोल के हम डिक्लेयर करेंगे। हमने बोला चलो ठीक है, सप्लाई डिक्लेयर कब करना है बताओ, तो बोला सप्लाई तो बाद में डिक्लेयर करोगे भैया, पहले समझ तो लो सप्लाई एक इंसान है कि कितने इंसान हैं। हमने बोला चलो ठीक है भैया, समझा दो हमें सप्लाई क्या चीज होती है। तो बोले कि सप्लाई देखो पहले दो टाइप का होता है सप्लाई। मैंने बोला ठीक है, क्या है, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो अब टैक्सेबल सप्लाई म्हणजे, जी महादेव बताओ। महादेव, अच्छा कोई बात नहीं, चलो भाई महादेव, सुबह सुबह महादेव के नाम ले लिए, ठीक है। चलो, अब सप्लाई क्या होता है, किसी ने बोला चलो दो टाइप के हैं, मैंने बोला ठीक है, क्या दो टाइप के हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। मैंने बोला ये तो बड़ी सही चीज है, हाँ जिस पे टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा वो नॉन टैक्सेबल, एकदम सही। क्या है, जिस सप्लाई पे जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है, मैंने वर्ड क्या यूज किया, जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है, वो हो जाएगा मेरा टैक्सेबल, जिस पे एप्लीकेबल नहीं है वो हो जाएगा नॉन टैक्सेबल। बोला ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नन, जिस पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा वो सप्लाई में नहीं आएगा, है ऐसा क्या। जी हाँ, जब हम सप्लाई का डेफिनेशन देखेंगे, अभी तक हमको एक ही चीज पे क्लैरिटी है कि जो आपका अल्कोहलिक लिकर किसके लिए, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है ना, अगर रोबोट दारू पीता है तो उस दारू पे नहीं लगेगा, इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है उस पे जीएसटी लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या ये मेरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा, आंसर इज नो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब वैसा सप्लाई जिस पे अभी गवर्नमेंट ने टैक्स डिक्लेयर ही नहीं किया है। कौन सा, जिस पे अभी तक गवर्नमेंट ने टैक्स डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो ऐसी कौन सी चीज है मालिक, ऐसा कौन सा चीज है मेरा, आपका जो हो गया पेट्रोल डीजल किरोसिन ये सब वगैरह चीजें हो गई, एविएशन फ्यूल हो गया, फिर उसके बाद आपका नेचुरल गैस हो गया, ये जो एक चार पांच चीजों की अपनी लिस्ट है ना, क्रूड ऑयल वगैरह, ये पांच चीजें हो जाएंगी क्या मेरी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब वो सप्लाई जिसपे एज ऑन डेट कोई टैक्स नहीं लगा है बट गवर्नमेंट बाद में लगा सकती है। ठीक है, वो हो गया मेरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या, जिसपे जीएसटी एक्ट फुल फ्लेज अभी एप्लीकेबल है, जिसपे ये जो टैक्स मेरा फुल फ्लेज एप्लीकेबल है। मैंने बोला ठीक है, फिर बोलता है लेकिन नहीं, ये टैक्सेबल सप्लाई सिर्फ टैक्सेबल नहीं हो सकता, अब इसके अंदर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, तीन चार हिस्से करने पड़ेंगे। वो दोस्त है नहीं, वो किस टाइप का दोस्त है वो डिफाइन करो, इज इज जस्ट ए फ्रेंड या फिर इज ए गुड फ्रेंड, इज बेस्ट फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड, आप वो चीज तो पहले डिसाइड कर लो। सिर्फ दोस्त कोई नहीं होता,
हमने बोला चलो ठीक है, बताओ क्या होगा। देखो फिर हमने क्या किया, 4 कैटेगरी बना दी। टैक्सेबल, टैक्सेबल मतलब कौन, सिर्फ दोस्त, मतलब जिसपे जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो भी मोर देन 0%। मैंने क्या बोला, वो टैक्स रेट जिसपे मोर देन 0% एप्लीकेबल, मतलब रेट जहां पे मोर देन 0% हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 18 हो, 40% हो, कोई भी टैक्स रेट जिसपे आप कोई भी गुड्स, कोई भी सप्लाई जिसपे आपका टैक्स रेट मोर देन 0 एप्लीकेबल है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। मैंने बोला चलो ठीक है, ये मेरा सिर्फ दोस्त हो गया। फिर जीरो रेटेड कौन हो गया, बॉयफ्रेंड। अबे बॉयफ्रेंड कौन हो गया सर, बॉयफ्रेंड मतलब जिस पे टैक्स तो एप्लीकेबल है, बट सरकार बोलती है कि नहीं तुम हमारे दामाद हो, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। मतलब क्या हो गया ये, कि इवन दो इस पे टैक्स रेट तो एप्लीकेबल है मोर देन 0 वाला, मतलब इस पे 18%, 5%, 40% कुछ भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है, लेकिन दो सिनेरियो में हम क्या होगा, उससे टैक्स नहीं लेंगे। क्या वो दो सिनेरियो है मेरे, एक एक्सपोर्ट वाला सप्लाई, दूसरा एसईजेड वाला सप्लाई। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं या फिर एसईजेड को सप्लाई कर रहा हूं, उस केस में क्या हो जाएगा मेरा, मेरे को इवन दो उस पे टैक्स एप्लीकेबल है, मेरे को टैक्स कलेक्ट नहीं करना है। वरना इसे मेरे को में मेरा सरकार भी जाएगा और मैं एज ए बिजनेसमैन भी जाऊंगा। ठीक है, वो हो गया क्या मेरा जीरो रेटेड सप्लाई। फिर नील रेटेड सप्लाई मतलब, नील रेटेड सप्लाई मतलब इस पे अपने आगे जिसका टैक्स रेट ही 0 है। देखो सरकार क्या कर सकती थी कि जीरो रेटेड को ये 0 वाला दे सकती थी, नील रेटेड को कुछ और नाम दे सकती थी, लेकिन नहीं, कंफ्यूज करने के लिए जिस सप्लाई, जिस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस जिसका टैक्स रेट ही हमने 0 डिफाइन किया है, सी अभी 0 लग रहा है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। जिसका रेट ही 0 डिफाइंड है, एग्जांपल बुक्स मान के चल रहा हूं मैं, बुक्स का सपोज टैक्स रेट ही 0 है ना, हमेशा के लिए उसका टैक्स रेट ही 0 है, जब तक मैं चेंज नहीं करता, वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा नील रेटेड सप्लाई। जिसका रेट 0 है वो नील रेटेड है, जिसपे रेट एप्लीकेबल है लेकिन हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हो जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई। फिर एग्जम्प्ट कौन है, एग्जम्प्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या, कि इवन दो इस पे टैक्सेबल सप्लाई एप्लीकेबल है, इस पे टैक्स रेट एप्लीकेबल है, बट तुम्हारे लिए मेरे मन में कुछ स्पेशल फीलिंग्स है जो किसी और के लिए नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पे टैक्स नहीं ले रहा हूं अभी के लिए। For the time being, even though tax rate is applicable, I am not collecting the tax. Why? Because I have exempted its collection for the time being. मैंने क्या वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, फॉर द टाइम बिंग। मतलब मान लो कल को हमारी दोस्ती अच्छी नहीं रही तो मैं ये एग्जम्पशन हटा दूंगा, तो फिर टैक्स भरना पड़ेगा। सो फॉर द लिमिटेड टाइम, फॉर द टाइम पीरियड क्या हो रहा है कि एग्जम्प्ट है। अब एग्जम्प्ट और जीरो रेटेड में डिफरेंस क्या है, एग्जम्प्ट ये है कि कोई भी कहीं भी ट्रांजैक्शन करे उस पे इवन दो टैक्स रेट एप्लीकेबल है इन द नॉर्मली, हाँ इस वक्त हम नहीं ले रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर रखा है, लाइक फॉर एवरीवन द टैक्स रेट इज विल नॉट बी कलेक्टेड। बट जीरो रेटेड में क्या है, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अब एसीजेड सेल हो गया या फिर आपका एक्सपोर्ट हो गया, इन दोनों केसेस में ही आपको टैक्स नहीं भरना है, अदरवाइज सारे केसेस में आपको टैक्स भरने हैं। दिस इज व्हाट अबाउट योर ऑन टाइप्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई पहले हमने दो पार्ट में किया, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। फिर उसको मैंने फिर टैक्सेबल को और चार पार्ट में बांट दिया, क्या हो गया, एक मेरा टैक्सेबल, एक जीरो रेटेड, एक नील रेटेड, एक एग्जम्प्ट। ठीक है, इतने मेरे टाइप्स ऑफ सप्लाई हो गए। बट ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सप्लाई। अपने को क्या समझना पड़ेगा, सप्लाई का मीनिंग समझना पड़ेगा। तो चलो सप्लाई का मीनिंग समझते हैं। हमने क्या देखा, सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन 7 के हिसाब से देखा। डेफिनेशन मेरा क्या बोलता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो हमको अभी एक एक टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या बोला, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मेरे क्या हो सकते हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, डिस्पोज, कुछ भी करो, तुम खरीदो, लीज पे लो, पैसे के क्या बोलते, गुड्स के बदले गुड्स का डिटर्मिनेशन करो, भाड़े पे ले आओ, लीज पे ले आओ, फ्री में तुम किसी को बांट दो, फेंक दो, कुछ भी करो, एवरीथिंग विल बी फॉल अंडर द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। हमने बोला ठीक है मालिक। फिर क्या बोला, ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेस। तो गुड्स मतलब क्या, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स म्हणजे एनी काइंड ऑफ
मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मेरे और एक्शनेबल क्लेम, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और एक्शनेबल क्लेम, ये दोनों प्लस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो हो जाएगा क्या मेरा गुड्स। सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। हमने बोला चलो ठीक है, फिर तो पैसा भी आपको गुड्स होगा। सरकार ने बोला नहीं 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 नहीं, एक्सेप्ट सिक्योरिटीज एंड मनी। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट सिक्योरिटीज एंड मनी। गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड ये इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड आपका एक्शनेबल क्लेम्स। सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स। हमने बोला ठीक है, फिर बोला क्या, मेड और अग्रीड टू बी मेड, मतलब चाहे तुम ये सप्लाई आज कर रहे हो या फिर 4 महीने बाद कर रहे हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने आज राजी हो गए कि तुम करोगे तो वो भी हमारे आज के डेट में हम सप्लाई मानेंगे। हमने बोला चलो ठीक है मालिक। फिर क्या बोला कि फॉर कंसिडरेशन, हमने फाउंडेशन में लॉ में पढ़ा है, इंटर में लॉ में पढ़ा है, लॉ की एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल हैव ए कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज है, तो वही चीज है कंसिडरेशन, यहाँ पे भी है। कंसिडरेशन नहीं है तो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, तो कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन अब कंसिडरेशन को इसने क्या बोला कि इधर तुम पेमेंट में कर सकते हो, मतलब उसके बदले तुमने क्या कर दिया, कुछ गुड्स दे दिए या फिर पैसा दे दिया, या फिर बाय योर एक्शन। अब एक्शन क्या हो सकता है, एक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इज एक्ट और नेगेटिव इज फॉरबियरेंस, मतलब मान लो मैं कुछ करना नहीं चाहता हूं तुम्हें, तो अगर इफ आई एम एग्रीइंग टू नॉट टू डू एनीथिंग, that is will also be considered as an action and that will be considered as my consideration। तो कंसिडरेशन दो टाइप के हो गए, इधर आप पेमेंट कर रहे हो या फिर एक्शन कर रहे हो। पेमेंट में आपका क्या हो जाएगा, इधर आप पैसा दे रहे हो या फिर गुड्स दे रहे हो, तो आपका उसमें नॉर्मल सेल या फिर आपका क्या हो जाएगा कि बार्टर वाला केस कवर हो जाएगा। नहीं, आप कुछ सर्विस दे रहे हो तो आपका एक्शन हो गया, या फिर आप कुछ कर नहीं रहे, आपको पैसे मिल रहे हैं कुछ ना करने के, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन, क्या बोलता है, कंसिडरेशन। ठीक है, फिर किस लिए आप ये एक्शन सब कर रहे हो या फिर पैसे दे रहे हो, इन रेस्पॉन्स टू, इन रिलेशन टू, या फिर फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ। फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ मतलब क्या, कोई दूसरा कुछ करे उसके लिए आप ये एक्शन ले रहे हो या फिर आप ये पेमेंट कर रहे हो। कमीशन का केस मान लो, क्या होता है, एजेंट को एक कमीशन मिलता है। क्यों कमीशन मिलता है, क्यों, क्योंकि वो इंड्यूस कर रहा है एक थर्ड पार्टी को कि आप ये चीज खरीदो। तो आइदर आप उसके लिए डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, या फिर उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने कुछ पेमेंट कर दिया, या फिर कोई दूसरा ट्रांजैक्शन करे करके आप उसको एनकरेज कर रहे हो, आप इंड्यूस कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन में माना जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सरकार ने बोला मैं बिजनेस को भी डिफाइन करूंगा, मैंने बोला चलो ठीक है। तो बिजनेस को क्या क्या हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट क्या बोलता है कि कोई भी ट्रेड मैन्युफैक्चर कॉमर्स करो उसको मैं बिजनेस मानूंगा, मैंने बोला ठीक है। तो उसके रिलेटेड एक्टिविटीज, हाँ वो भी बिजनेस है। कोई भी वॉल्यूम में करो वो भी बिजनेस है। उसके ऊपर के एक्शंस नीचे के एक्शंस कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, वो भी आपका बिजनेस है। हमने बोला ठीक है, एनी क्वांटिटी एनी वॉल्यूम एनी फ्रीक्वेंसी में आप कर रहे हो, ठीक है, इंसिडेंटल एक्टिविटी से कुछ भी है, इफ इट इज रिलेटेड टू ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। हमने बोला ठीक है, बट सरकार बोली नहीं, इसके साथ और कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजों को भी दूंगा। क्या एक्स्ट्रा चीजें दूंगा, एक तो होगा कि आपका एडमिशन, एडमिशन टू एनी इवेंट एनी प्लेस, फिर आपका हो गया क्लब, कोई क्लब सोसाइटी ट्रस्ट वगैरह हो गया, या फिर कोई रेस क्लब हो गया, हॉर्स रेसिंग वालों, कार रेसिंग और रेसिंग क्लब हो गया, या फिर सरकार ने बोला मैं खुद को भी नहीं छोड़ता, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, उनके भी एक्टिविटीज को हम बिजनेस ही मानेंगे। मोदी जी गुजराती थे, उन्होंने बोला सरकार है तो क्या हुआ, धंधा धंधा छे, व्यापार व्यापार छे। ठीक है ना, तो हमने बोला चलो ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा कि इतना अगर मैं कंडीशन एक साथ फुलफिल करता हूं तब जाके वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म का सप्लाई होना चाहिए, मतलब सेल, ट्रांसफर, लीज, बार्टर, एक्सचेंज होना चाहिए, वो इजी चीज है, चलो ठीक है। फिर किसका होना चाहिए, गुड्स या फिर सर्विसेज का। मैंने थप्पड़ मारा, दैट इज एन सर्विस, बट क्या वो थप्पड़ मारने के लिए मेरे को पैसे मिले, इज देयर अ कंसिडरेशन, नहीं पैसे तो नहीं मिले, तो नॉट सप्लाई। मान लो पैसा भी मिले, क्या वो मेरा बिजनेस है,
आंसर इज नो, वो तो मेरा बिजनेस नहीं है, तब फिर वो नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन का क्या बोलते, सप्लाई का क्या डेफिनेशन हो गया, एनी फॉर्म ऑफ सप्लाई विच इन्वॉल्व्स गुड्स और सर्विसेज विच इज फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इतनी हो गई मेरी सप्लाई की डेफिनेशन। लेकिन 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 सरकार ने बोला इतना जल्दी मत मानना। क्या है कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि गुड्स और सर्विसेज हो, कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस है, तो मैं मान लूंगा, बट यहाँ पे मैं तीन चीजों को तुम्हारे क्लैरिफिकेशन के लिए ला रहा हूं। क्या लाया मैंने, तीन शेड्यूल लाए। क्या तीन शेड्यूल लाए मैंने, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन ऑल्सो आई विल कंसिडर इट एज सप्लाई। सप्लाई के डेफिनेशन में क्या था मेरा कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन शेड्यूल 1 क्या बोला, अरे नहीं 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 नहीं, कुछ खास केसेस हैं जिसमें इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन हम उसको सप्लाई मानेंगे। हमने बोला ठीक है, क्या है वो केसेस, हमें जरा बता दो क्या है। एक तो वो केस है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, जिसमें आईटीसी इज टेकन। मतलब आपने बिजनेस का कोई भी एसेट, अब एसेट में वो करंट हो सकता है, नॉन करंट हो सकता है, मतलब चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो चाहे आपका स्टॉक हो, अगर आपने उस पर आईटीसी लिया है और आप अभी क्या कर रहे हो, उसको डिस्पोज कर दे रहे हो परमानेंटली किसी को बिना पैसे के, मतलब आप ऐसे फेंक दे रहे हो, दान कर दे रहे हो, गिफ्ट दे दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर उसने आपके आईटीसी लिया था तो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन आई विल कंसिडर इट एज क्या, आई विल कंसिडर इट एज माई सप्लाई। हमने बोला ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला कि अगर आप अपने किसी रिलेटेड पार्टी को या फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या, सेम पैन पे अगर दूसरा कोई भी रजिस्ट्रेशन है तो हम उसको क्या मानेंगे, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है। इसमें एक्सेप्शन एक क्या बता दिया कि एम्प्लॉय को अगर आप 50,000 का दे रहे हो इन ए फाइनेंशियल ईयर तो ठीक है। तो अभी तक हमने दो केस देख लिए। क्या, अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी एसेट का तो हम उस केस में अगर कोई कंसिडरेशन भी नहीं है तब भी मानेंगे। आप अपने रिलेटेड पार्टी को अगर आप कुछ भी फ्री में दे रहे हो या फिर आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर उसको हम क्या मानेंगे कि आपका वो क्या बोलते हैं सप्लाई है, वो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई वाले क्लॉज में नहीं फॉल करेगा। फिर क्या है कि गुड्स जो है एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को दे रहा है या फिर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को दे रहा है, दोनों ही केस में अगर एजेंट अपने नाम का इनवॉइस इशू कर रहा है और ये ट्रांजेक्शन फ्री में हो रहा है, मैंने अपने एजेंट को गुड्स दे दिए उसके नाम पे इनवॉइस बना के बट उससे पैसे नहीं लिए, या फिर एजेंट ने मेरे को इनवॉइस बना के गुड्स दे दिया लेकिन उसके पैसे नहीं ले रहा, उस केस में भी हम इसको सप्लाई मानेंगे क्योंकि एजेंट ने अपने नाम का इनवॉइस बनाया। इफ एजेंट इज नॉट इशूइंग इट्स ओन इनवॉइस, अगर एजेंट अपने नाम का थप्पा लगा के मेरे को एक कागज नहीं दे रहा है, उस केस में वो इस क्लॉज में फॉल नहीं करेगा। इस क्लॉज का प्राइमरी कंडीशन यही है कि एजेंट अपना इनवॉइस देना चाहिए। अगर एजेंट के नाम का इनवॉइस नहीं है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नो कंसिडरेशन नो सप्लाई के क्लॉज में फॉल करता रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि आपने सर्विसेज क्या की है, इंपोर्ट की है रिलेटेड पर्सन से या फिर अपने खुद के एंटिटी से आउट ऑफ कंट्री, मतलब किसी रिलेटेड पर्सन से या फिर खुद का ही दूसरा बिजनेस एंटिटी कुछ है, उस केस में आप क्या कर रहे हो, उस केस में आप अगर चीजों को इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हो बिना पैसे के, तब भी हम क्या मानेंगे कि नो कंसिडरेशन स्टिल इट्स अ सप्लाई। तो शेड्यूल 1 मेरा क्या बोलता है कि अपने कंसिडरेशन के हिसाब से मैं करूंगा। तो इसको याद कैसे रख सकते हो, आप ऐसा याद रख सकते हो कि मैंने अपनी बीवी को एक लैपटॉप दिया जो मेरी एजेंट ने फॉरेन से लाया था। क्या मैंने बोला, मैंने अपने बीवी को एक लैपटॉप दिया जो मेरे एजेंट ने फॉरेन से लाया था। लैपटॉप दिया, चलो अपनी बीवी को, अपनी बीवी कौन होगी, मेरी रिलेटेड पर्सन हो गई, तो रिलेटेड पर्सन वाला आपका क्लॉज हो गया। क्या दिया मैंने, लैपटॉप दिया, लैपटॉप मेरा बिजनेस एसेट हो गया। कौन लाया था वो लैपटॉप, एजेंट लाया था। कहां से लाया था, इंपोर्ट करके लाया था। ठीक है, चार चीजें याद हो गई आपकी। क्या है, मैंने अपने बीवी को लैपटॉप दिया जो मेरे एजेंट ने बाहर से इंपोर्ट किया। ठीक है, ये हो गया आपका शेड्यूल 1 विच मींस कि इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर विल बी सप्लाई। शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि कौन सा चीज गुड्स होगा कौन सा चीज सर्विस होगा, इसने उसको बस क्लैरिफाई कर दी। ठीक है, क्यों क्लैरिफाई किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल है, सिर्फ सर्विस पे एप्लीकेबल है, स्पेशली अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई पे चले जाओ तो भी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि कौन सा चीज गुड्स है कौन सा चीज सर्विस है। अगर आप किसी भी चीज का
टाइटल ट्रांसफर कर दे रहे हो, साथ ही साथ उसका फिजिकल पोजीशन भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका गुड्स हो जाएगा। लेकिन आप फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर नहीं कर रहे, टाइटल को टेम्परेरीली ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे लीज का केस हो गया अपना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सर्विस माना जाएगा। फिर उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए कि प्रिंटिंग के केस में अगर आपका मटेरियल इंपॉर्टेंट है और आपने मटेरियल प्रोवाइड किया है तो फिर वो गुड्स का केस माना जाएगा, अदरवाइज सर्विस का केस माना जाएगा। तो शेड्यूल 2 में बहुत सारी चीजें फॉर रीडिंग पर्पस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, एक बार रीड करके चले जाना काफी है, उस पर उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अपने पास क्या आया, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या बोलता है, नेगेटिव लिस्ट, कि गुड्स भी है, बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है, मतलब मैं सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूं, तब भी सप्लाई नहीं मानूंगा। नेगेटिव लिस्ट, कि इवन इफ आई एम सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ सप्लाई, आई विल नॉट कंसिडर इट एज अ सप्लाई। मैंने बोला चलो ठीक है मालिक। तो इसमें क्या हुआ, अपने पास 8-9 लिस्ट आ गए। बाप रे, 8-9 लिस्ट, चलो ठीक है, क्या किया है। सबसे पहला, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज दिया, ठीक है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है सैलरी, उस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। मैंने क्या बोला, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज दिया, उस पर कुछ भी आपको जीएसटी नहीं लगे। हमने बोला चलो ठीक है। फिर क्या बोला कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज देती है लोगों को, उस पे भी कोई क्या बोलते जीएसटी नहीं लगा, मतलब न्याय के लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा, जस्टिस इज फ्री इन दिस कंट्री, उस पे जीएसटी हम नहीं लगाते। हमने बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो प्रिय एमपी एमएलए हैं, ठीक है ना, जो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, वो जो आपको सर्विस देते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि एमपी एमएलए कुछ सर्विस दे रहे हैं इस देश को, ठीक है ना, वो सर्विसेज भी क्या हो जाएगा, आपका जीएसटी के परव्यू से बाहर कर रहे हैं हम लोग, मतलब उसको हम उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, इवन दो सप्लाई के फुलफिल कर रहा है कंडीशंस, फिर भी हम उसको नहीं लगाएंगे। फिर क्या है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, जैसे मान लो आरबीआई के गवर्नर हो गए, सेबी के चीफ हो गए, सीएजी ऑफ इंडिया हो गए, ये लोग क्या है, दिस आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब उस पोस्ट में रह के अगर कोई गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, इवन दो इट इज क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं, बट स्टिल उसको हम क्या, जीएसटी के परव्यू से हम बाहर रखेंगे। हमने बोला चलो वो भी ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑथराइज्ड अपॉइंटेड बॉडी और उस पे आपको, आप मेंबर हो, डायरेक्टर हो, ऑफिस होल्डर हो, और आप सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इवन दो यू आर गिविंग सम सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, देन ऑल्सो उस पर आपको नहीं माना जाएगा। हमने बोला चलो वो भी ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूनरल सर्विसेज, मान लो कोई मर गया, आप दाह संस्कार कराने जा रहे हो, दफन कराने जा रहे हो, या फिर उनको जलाने जा रहे हो, और वहां पे यमराज जी आके बोलते भाई तुमने जीएसटी नहीं दिया, मैं उनको लेके नहीं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फ्यूनरल भी आपके इसके स्कोप से बाहर है। फिर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बेचोगे उस पर हम लोग जीएसटी नहीं लेते, बिल्डिंग बेचोगे जीएसटी नहीं लेते, लेकिन ओनली कंप्लीटेड बिल्डिंग्स पे, ये ध्यान रखना, अगर बिल्डिंग मेरा कंप्लीटेड नहीं है तो उस केस में मेरा जीएसटी लग जाएगा। अगर बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उस केस में बिल्डिंग में जीएसटी नहीं लगता। अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस केस में अपना जीएसटी लगता है। सेल ऑफ लैंड, उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या हो गया, एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स पे भी आपका जीएसटी नहीं लगता, जैसे इंश्योरेंस वगैरह, इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ डिफरेंट थिंग, दूसरे टाइप के जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, ठीक है ना, बेटिंग गैम्बलिंग वगैरह हो गया, वो भी स्पेसिफाइड में आ जाता है, तो एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, वो हो गया आपका केस। फिर हाई सी सेल हम जिसे बोलते हैं, हाई सी सेल मतलब क्या होता है कि जैसे क्या हो रहा है, मान लो आपने जापान से कुछ गुड्स मंगाए हैं, ठीक है, वो इंडिया आ रहा था, फिर आप, वो इंडिया आने से पहले वो समंदर में ही था, वो इंडिया में एंटर करने वाला था, आपका क्या हो गया, एक डील हो गया एक श्रीलंकन पार्टी से, क्या, कि अब आप उसको बेच रहे हो, तो आपने क्या किया कि वो गुड्स को हाई सी में ही, जापान से आ रहा था, इंडिया आने के बदले आपने उसको बोला कि भाई तू जा, तो उसको श्रीलंका में डिलीवरी दे दे, तो ये क्या हो गया, हाई सी सेल्स, आउटसाइड इंडिया से आपने आउटसाइड इंडिया ही सेल कर दिया, तो उस केस में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो गुड्स कभी इंडिया में आए ही नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, उस गुड्स पे हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे,
ठीक है ना, उस पर कस्टम्स एप्लीकेबल होगा ना उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। आपने इंडिया के बाहर, इंडिया में रह के इंडिया के बाहर से गुड्स खरीदा, इंडिया के बाहर ही गुड्स बेच दिया, सो दैट इज नन ऑफ आवर हेडेक, तो हम उस पर जीएसटी नहीं लगाना चाहते, वो भी ठीक है। फिर क्या हो गया, वेयर हाउस गुड्स। कस्टम्स में कॉन्सेप्ट है कि मान लो आपके पास पैसा अभी कम है, तो आप क्या कर सकते हो कि इवन इंस्टेड ऑफ पेइंग द कस्टम ड्यूटी नाउ एंड गेटिंग द गुड्स आउट ऑफ कस्टम्स पोर्ट, आप क्या कर सकते हो कि कस्टम्स पोर्ट में ही एक वेयरहाउस रहेगा, आप उसमें क्या करो कि अपना गुड्स रख लो, जब आपके पास पैसा आएगा आप कस्टम्स ड्यूटी पे करना और उस वेयरहाउस से गुड्स लेके आ जाना। तो आपके पास पैसा आया ही नहीं कभी, तो आपने क्या किया कि वो वेयरहाउस वाले गुड्स को वैसे ही बेच दिए किसी और को, मतलब विदाउट क्लियरिंग इनटू द कंट्री, आपने बिना कस्टम्स ड्यूटी पे किया, आपने क्या किया कि किसी को बोला कि भैया ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो तुम, आज से गुड्स की ओनरशिप तुम्हारी हुई और तुम मेरे को ये गुड्स दे दो, हो जाएगा मेरा क्या, वेयरहाउस गुड्स को अगर मैं सेल कर रहा हूँ। क्यों उस पर जीएसटी क्यों नहीं लेते, क्योंकि बाद में जब जो बंदे ने खरीदा है और वो जब क्लियर करेगा, उसको ऑटोमेटिक एसीडी 37 भरना पड़ेगा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 37, जो कि आपका जीएसटी ही होता है। ठीक है, तो जो खरीदेगा वो बाद में जब क्लियर करेगा तब जीएसटी भरेगा, अगर मैं आज भी उससे जीएसटी ले लूंगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं चलो इस पर हम लोग नहीं लेते हैं। फिर को इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब मान लो अंबानी जी को इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई, तो वो जो इंश्योरेंस लेंगे कुछ 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ का लेंगे। अब कोई एक इंश्योरेंस कंपनी इतना बड़ा इंश्योरेंस नहीं दे सकती, तो क्या करते हैं 4-5 इंश्योरेंस कंपनी मिलके को इंश्योरेंस का सर्विस देता है, एक लीड इंश्योरर होगा, बाकी सब कोड इंश्योरेंस होंगे। क्या करेंगे कि मान लो प्रीमियम जो होगा वो सबके बीच में बटेगा, और जो अगर मान लो कल को पे आउट भी आ गया तो सब मिलके उसको भरेंगे। तो ये जो प्रीमियम है लीड इंश्योरर ले लेता है, उस पर जीएसटी जो भी होता है भर देता है, उसके बाद क्या करता है वो बाकी को इंश्योरेंस को ये अपोर्शन करता है, ये आपका शेयर है ले लो, ये आपका शेयर है ले लो, तो वो भी क्या हो जाएगा, उस केस में आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेम गोस फॉर री इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है ना, कि मैंने किसी को इंश्योरेंस तो दे दिया लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को उस पर कोई और इंश्योरेंस दे, तो उसका कुछ कमीशन वगैरह रहता है, री इंश्योरेंस कमीशन, तो उस केस में भी अपना क्या हो जाएगा, उस केस में भी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चीजें हो जाएंगी स्मूथली। ठीक है ना, उसको भी हमको क्या नहीं मानना है, सप्लाई नहीं मानना है। ठीक है, ये भी एक लंबा लिस्ट आ गया। ठीक है, क्या हो गया, पहले एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, फिर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, फिर एमपीएमएलए, फिर आपका जो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गवर्नमेंट का बॉडी वगैरह हो गया, फिर फ्यूनरल सर्विसेज, सेल ऑफ लैंड वगैरह, फिर एक्शनेबल क्लेम आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया, वेयर हाउस और को इंश्योरेंस प्रीमियम। इसको कैसे याद रखना है, सिंपल है, बहुत ही कॉमन सा, सब कोई मतलब हर जगह अपनी एग्जाम्पल्स ऐसे स्टोरी सुने होंगे कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का झगड़ा हुआ था, हुआ था तो वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी तो एमपीएमएलए के पास गए, बट एमपीएमएलए गुस्से में थे, उन्होंने उन्होंने एक दूसरे का खून कर दिया। क्यों खून कर दिया, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग का डिस्प्यूट था। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग का डिस्प्यूट क्यों था, क्योंकि उन्होंने आपस में बेटिंग की थी। ठीक है, बेटिंग में जो जीता था उसने वो बोला कि मैं क्या बोलते हैं ये गुड्स को इंडिया के बाहर बेच दो, लेकिन वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, इंडिया में अंदर लाओ फिर उसको बेचना। उस चक्कर में क्या हुआ कि इंश्योरेंस और कमीशन दोनों ही मेरे को डबल खर्चा हो गया। लेट मी रिपीट द स्टोरी। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का झगड़ा हुआ, उनको कोर्ट में जब नाइंसाफी हुई तो उन्होंने एमपीएमएलए के पास गए, लेकिन उन्होंने ही एक दूसरे को मार दिया। किस चक्कर में मार दिया, लैंड के चक्कर में मार दिया। ठीक है, लैंड कहां से आई थी, बेटिंग का केस था उन दोनों के बीच में। ठीक है, बेटिंग का केस था, बेटिंग क्यों लगाया था कि वो गुड्स इंडिया में लाके बेचना है या फिर इंडिया के बाहर बाहर ही बेच देना है। ठीक है, अब उस चक्कर में क्या हुआ, मेरा इंश्योरेंस और कमीशन दोनों ही डबल लग गए। ठीक है, क्योंकि इसमें से सवाल आप देखोगे, आपका ये जो क्वेश्चन था ना एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7A वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपका 7A वाला क्वेश्चन में आपको इससे आइदर शेड्यूल 1 या फिर शेड्यूल 3 से आपको एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, अदरवाइज एमसीक्यूज में भी उसको आपका एडजस्टमेंट मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज मोर और लेस अबाउट योर चैप्टर सप्लाई। हमने क्या देखा कि कब जीएसटी लगाना है, जब ये सप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो सप्लाई मेरे इतने टाइप के हो गए, फिर सप्लाई का हमने डेफिनेशन देख लिया, फिर उसके बाद क्या हो गया कि नो, जो सप्लाई के एक्सेप्शंस थे हमने तीनों ये वाले देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सप्लाई में ही आइदर मैं कोई भी चीज इंडिविजुअली प्रोवाइड कर सकता हूँ या फिर कंबाइन करके प्रोवाइड कर सकता हूँ। इंडिविजुअली दे रहा हूँ मतलब एक एक चीज को अकेले अकेले में प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन वाइज डिस्टिंक्ट में।
कंबाइंड मतलब क्या है कि 2-3 चीजें या फिर 2-4 सर्विसेज हो गई, गुड सर्विसेज का मिक्सचर हो गया, मैं उसको ऐसे दे रहा हूँ। तो जो मैं मिक्सचर में दे रहा हूँ, कंबाइन करके दे रहा हूँ, वहां पे 2 केसेस हो सकता है। 2 टाइप के सप्लाई मेरे बनेंगे, गवर्नमेंट ने उसको डिफाइन कर दिया। क्या? आइदर वो कंपोजिट सप्लाई होगा या फिर मिक्स सप्लाई होगा। हमने बोला मालिक तो डिफरेंस क्या है, कंपोजिट मिक्स सब तो सेम ही लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला क्या कि देखो, एक जगह आपने बंडल किया, वो बंडल नेचुरली था। नेचुरली कैसे? मतलब हर कोई आपके लाइन ऑफ बिजनेस में क्या करता है, हर कोई ये बंडल्स बना के बेच रहा है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अच्छा, मतलब जो सब किए वो कंपोजिट, और जो मैं अकेले कर रहा हूँ वो हो गया मिक्स्ड। ठीक है, सब कर रहे हैं कंपोजिट, मैं अकेला वैसा दे रहा हूँ कुछ सर्विसेज जो कि नेचुरली इस लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं देते, वो हो जाएगा मेरा मिक्स्ड। बट फिर मैंने सवाल पूछा कि ये डिफरेंस है क्यों? तो गवर्नमेंट ने बोला देखो, अगर सब करते हैं तो वहां अलग बेनिफिट है, अगर सिर्फ तुम कर रहे हो तो वहां पे तुम्हें मैं पनिशमेंट दूंगा। मैंने बोला ऐसा क्या मालिक? ना, हाँ, देखो क्या, जो सब करते हैं उस केस में क्या होगा, वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। और कंपोजिट सप्लाई में क्या होगा, फिर एक उसमें से हम प्रिंसिपल सप्लाई करके डिटरमाइन करेंगे। अब जो प्रिंसिपल सप्लाई निकल गया, उसी का टैक्स रेट, उसी का सब नेचर, जो भी चीजें होगी वो एप्लीकेबल होगी पूरे इस सप्लाई को। मतलब मान लो अगर प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स निकला, तो गुड्स के रिलेटेड जो जो सेक्शंस थे वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। उस गुड्स पे जो रेट एप्लीकेबल था वो बाकी सारे गुड्स और सर्विस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल सप्लाई जो है, अदर गुड्स और सर्विसेज वही सेम है करके हम अज्यूम कर लेंगे, उसी का रेट, उसी का नेचर, उसी का सब कुछ अप्लाई करेंगे। लेकिन मिक्स्ड में क्या बोला, मिक्स में बोला तुम ज्यादा शान पट्टी कर रहे हो, तुम्हारा ज्यादा दिमाग चल रहा है, तुमको मैं पनिशमेंट देगा। क्या पनिशमेंट देगा? कि हाईएस्ट रेट जिस पे है वो सब पे लगेगा। जिस पे टैक्स रेट हाईएस्ट होगा, मतलब मैं 4-5 चीजें एक साथ देके चल रहा हूँ मान लो, तो फिर जो मेरा हाईएस्ट होगा उस पे अपन क्या करेंगे कि उस हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स पे हम लोग चीजों को एप्लीकेबल कर देंगे। मैंने बोला अरे बाप रे, मतलब एक पे 40% एप्लीकेबल है तो जो 5-6 चीजें सब पे 40% आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, इसी के साथ मेरा सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, सेक्शन 7-8 जो अपने थे वो सब कॉन्सेप्ट खत्म। 7 में हमने सप्लाई वाला चीजें देखा, ये कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई मेरा सेक्शन 8 था, ये होता है खत्म। ठीक है, हमने बोला चलो ठीक है मालिक। अब फिर सवाल आता है कि ठीक है, कब सप्लाई होगा, हमने वो तो समझ लिया, लेकिन भैया ये भी बता दो कौन भरेगा, कौन भरेगा टैक्स, कौन पे करेगा? तो उसके लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, आरसीएम और एफसीएम। हमने बोला चलो ठीक है, सेक्शन 9 पे हम लोग चलते हैं। एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मतलब क्या, देखो, ये जो भी पर्सन है या फिर टैक्स पेयर है, रिसिपिएंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स तो देगा, लेकिन कैसे देगा? थ्रू ए बिजनेस ओनर, थ्रू दी सप्लायर। यानी आपका जो रिसिपिएंट है, जो आपका जो पर्सन है जो टैक्स पे कर रहा है, वो गवर्नमेंट को कैसे दे रहा है? थ्रू दिस बिजनेसमैन और सप्लायर। तो ये बिजनेसमैन या फिर ये जो सप्लायर यहाँ पे खड़ा है, वो क्या कर रहा है? इसका पैसा लाके इधर आगे फॉरवर्ड ही कर रहा है। तो एज द एक्शन सजेस्ट, द नेम इज ऑल्सो द सेम, कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एक से लाओ पैसा, उसको आगे फॉरवर्ड कर दो। लेकिन रिवर्स में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। कि क्या हो रहा है रिवर्स में, देखो अच्छे से, ये जो सप्लायर है, इसने कुछ गुड्स और सर्विसेज दिए किसको? रिसिपिएंट को। कितने? 100 रुपीज के। तो रिसिपिएंट क्या करेगा यहाँ पे, इसको सिर्फ 100 रुपए का पैसा देगा, बाकी जो टैक्स कंपोनेंट है 18 रुपए, वो क्या करेगा, बिजनेसमैन को देगा, बिजनेसमैन फॉरवर्ड करेगा। वो चीज का उल्टा मैं कर रहा हूँ। उल्टा कर रहा हूँ मतलब फॉरवर्ड करने के बदले मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट पेमेंट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। क्या कर रहा हूं मैं? गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट कर रहा हूँ, विच इज माई आरसीएम वाला केस। ठीक है, आरसीएम में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ पेइंग इट टू द सप्लायर, मैं सप्लायर को उसके गुड्स का पैसा देता हूं, और गवर्नमेंट को क्या करता हूं मैं? गवर्नमेंट को बाकी वाला पैसा दे रहा हूं। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? एक बार बताओ ना, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, चीजों को थोड़ा सा बताओ, उस हिसाब से स्पीड को ऊपर नीचे क्या करना है। चलो, वत्सल भाई, सेजल, अंजनी, राधिका, पीयूष, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्पीड ठीक है ना इतना? अनुषा, मयूर, चलो बढ़िया भाई, महादेव जी, लक्ष्मी, मैत्री, चलो भाई बढ़िया। ठीक है, चलो देखो,
अपन फिर सेक्शन 9 पे वेदांत भाई, चलो एक वेदांत भी है यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन कहाँ गए, सेक्शन 9 में आ गए। अब सेक्शन 9(1) क्या बोला कि इस सेक्शन के हिसाब से हर जगह टैक्स लगेगा, हमने बोला चलो ठीक है। 9(2) क्या बोला, 9(2) ने बात की फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बारे में कि बाई डिफॉल्ट अगर कहीं पे कुछ बोला नहीं है, इट मीन्स अपना फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा हर जगह। हमने बोला चलो वो भी ठीक है। फिर आया सेक्शन 9(3), 9(4) और 9(5। ये तीनों कौन से सेक्शन है मेरे, आरसीएम के सेक्शन है। आरसीएम के एक सेक्शन से काम नहीं चल रहा था कि इन्होंने ऐसा किया, तो नहीं। देखो 9(3) ने क्या बोला कि एक लिस्ट में देता हूं जिसमें बहुत सारे कंडीशंस होंगे, आप वो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तब आपको आरसीएम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आपको आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन 9(4) में क्या हो गया कि पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए हमने बना दिया कि इन जनरल अगर इस ट्रांजैक्शन में आप फॉल कर रहे हो तो फिर आपका आरसीएम एप्लीकेबल होगा। और 9(5) जो हो गया वो सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल टू अदर्स। किसको एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को मेरे एप्लीकेबल है। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको, ठीक है। ये हो गया मेरा केस। चलो एक एक करके देखते हैं। लिस्ट में फिर क्या बना, मैंने लिस्ट में मेरी दो लिस्ट बनी, एक गुड्स की लिस्ट बनी, एक सर्विस की लिस्ट बनी। गुड्स की लिस्ट क्या बनी कि कैश्यू नट हो गया, फिर आपका टेंडू लीव्स हो गया, ऐसे जो चीजों का एक लिस्ट गवर्नमेंट ने दिया। बोला कि अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट ये चीजें किसी को दे रहा है, मतलब इफ द सप्लायर इज एग्रीकल्चरिस्ट एंड गुड्स इज इन द डिफाइंड लिस्ट, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन दे दी कि मेरा सप्लायर मैच करना चाहिए एज एग्रीकल्चरिस्ट और गुड्स जो है ये पर्टिकुलर आइटम्स हो गए, तभी जाके मेरे को क्या होगा, उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। गुड्स का तो सिंपल केस है। सर्विस में क्या हुआ, मेरे को एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी 15-20 आइटम्स की, मैंने बोला हे भगवान इतना याद रखना है क्या, इजी है, याद रह जाएगा, ठीक है। चलो ये लिस्ट अपन देखता है, ठीक है। देखो जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर कोई भी जीटीए है तो उसके पास दो ऑप्शन है कि वो आरसीएम में दे सकता है, एफसीएम में दे सकता है, ये उसकी मर्जी है, उस पर अपना कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये किसकी मर्जी है, उस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले की मर्जी है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला एफसीएम में जाना चाहता है, फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है, तो फिर उसके पास क्या ऑप्शन है, आइदर वो आईटीसी क्लेम करेगा या फिर आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, विदाउट आईटीसी होगा। अगर वो आईटीसी क्लेम कर रहा है तो फिर उसको 18% टैक्स पे करना, कलेक्ट करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन आई से पे करना पड़ेगा, कलेक्ट करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये क्या हुआ था 12% हुआ करता था, लेकिन जब जीएसटी 2.0 आया लास्ट सितंबर 22 को, तो उस पे क्या हुआ, ये चीज हट गई, तो अपना क्या हो गया, अब 18% हो गया। लेकिन अगर आप आईटीसी नहीं ले रहे हो तो फिर 5% में करोगे। ये एफसीएम, ये चॉइस किसके पास है, उस जीटीए के पास है, ठीक है। अगर जीटीए खुद को रजिस्टर करके एफसीएम में लेना चाहता है तो वो कर सकता है, अदरवाइज आरसीएम तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होगा, देखो जीटीए शुड बी अनरजिस्टर्ड। अगर आरसीएम कब एप्लीकेबल हो रहा है, रजिस्टर्ड है तो वो चूज कर सकता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट कब एप्लीकेबल होगा, जीटीए जो है वो रजिस्टर्ड है, और जो आपका रिसिपिएंट है, जीटीए सप्लायर हो गया आपका, रिसिपिएंट कौन होगा, रिसिपिएंट आपका इधर रजिस्टर्ड पर्सन होगा या फिर अनरजिस्टर्ड में फैक्ट्री होगा, सिक्योरिटी वाले होंगे, या फिर आपका बॉडी कॉर्पोरेट होगा, फर्म या एलएलपी होगी, मतलब रजिस्टर्ड एंटिटी या फिर अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, सोसाइटी, कोई भी हुआ, मतलब अदर देन इंडिविजुअल अगर आप कोई भी हो, तो उस केस में क्या हो रहा है आपका कि आपको क्या हो जाएगा, आरसीएम में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। कितना रेट पे, 5% पे आरसीएम पे एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो जीटीए है ये क्या कर रही है, एबीसी कंपनी को सर्विसेज दे रही है 100 रुपए के, तो एबीसी कंपनी इसको 100 रुपए दे देगी और गवर्नमेंट को अलग से 5 रुपीज डिपॉजिट करेगी, ठीक है। फिर अब एक बार यही थोड़ा सा था, अभी बाकी तो सब सिंपल सिंपल केसेस है अपने, क्या सिंपल सिंपल केसेस है, देखो नेक्स्ट आ गया मेरा लीगल सर्विसेज, ठीक है। लीगल सर्विस, अगर मेरा कोई भी लीगल सर्विसेज है, कौन दे रहा है वो, एडवोकेट या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स दे रहा है, किसको दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को। अब मैं बिजनेस एंटिटी बोलूं या रजिस्टर्ड पर्सन बोलूं, मेरे लिए सेम चीज है, ठीक है। तो अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी को, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर एक फॉर्म या फिर एडवोकेट क्या दे रहा है, लीगल सर्विसेज दे रहा है, तभी उस पर आरसीएम एप्लीकेबल है।
मान लो आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सर्विस दे रहे हो, अकाउंट बुक कीपिंग का सर्विस दे रहे हो, आप क्या बोलते हैं लॉयर हो, आप ये चीजें दे रहे हो, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। फिर अगर कोई आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में क्या हो रहा है कि एक आर्बिट्रेटर एक बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रही है, ठीक है, आपने हर जगह ये एग्जांपल सुना होगा, कोकिला बेन ने क्या किया था कि रिलायंस का आर्बिट्रेशन करवाया था, तो रिलायंस ने क्या किया था, कोकिला बेन को दिया था, कोकिला बेन अंबानी को, तो रिलायंस ने जो कोकिला बेन अंबानी को जो पैसे दिए उस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा, इंस्टेड ऑफ कोकिला बेन कंपनी जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज थी वो ना देके रिलायंस जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज थी उनको टैक्स भरना पड़ेगा। हमने बोला चलो वो भी ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा आपका हॉट फेवरेट बन जाता है इस बार के लिए, क्यों, क्योंकि इस बार अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है कि देखो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर कोई भी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को दे रहा था तो आरसीएम एप्लीकेबल था। पहले क्या था कि कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म को, तो फिर उस केस में आपका क्या था कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एप्लीकेबल थे। ठीक है। अभी क्या हुआ कि एनी पर्सन के बदले हमने उसको क्या किया, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस देती है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर फर्म को, उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। तो अमेंडमेंट क्या है, एनी पर्सन से एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वो हो गया, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप दे रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन अगर एक फर्म को दे रही है, एक फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट को दे रही है, एक ट्रस्ट एक बॉडी कॉर्पोरेट को दे रही है, एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है ये सर्विसेज, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। किसको भरना पड़ेगा, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट या फिर फर्म है उसको भरना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट के दो आइटम है। एक क्या है कि गवर्नमेंट ने अगर रेंट पे दिया कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे रही है तो उस केस में एफसीएम एप्लीकेबल होगा, बट वो एग्जम्प्ट है। तो इफ देयर इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि रेंट में गवर्नमेंट दे रही है किसी बिजनेस पर्सन को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। या फिर गवर्नमेंट के कोई भी दूसरे सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट के कोई भी दूसरे सर्विसेज अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन या फिर बिजनेस एंटिटी ले रहा है तो उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्ट क्या हो गया आपका, पोस्ट और रेलवेज। रेलवेज और पोस्ट के अलावा अगर गवर्नमेंट, स्टेट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी कोई भी अगर कुछ भी सर्विसेज दे रही है लोकल रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस पर आपका आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर आपका कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, अगर आप बिजनेस पर्पज से किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे रहे हो, यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपका पर्पस बिजनेस का है और सामने वाला रजिस्टर्ड है, उसी टाइम पे एप्लीकेबल होगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन वो जो रेंट में ले रहा है वो रेसिडेंशियल पर्पज है, तब आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। अनरजिस्टर्ड पर्सन गिविंग टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस, तभी जाके एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे हमेशा दो क्वेरी आता है कि अगर मैंने गेस्ट हाउस के लिए या फिर एम्प्लॉय क्वार्टर्स के लिए लिया तो क्या आरसीएम एप्लीकेबल होगा क्या, आंसर इज यस। मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, खुद के घर में रहने के लिए ले रहा हूँ, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। फिर सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर सिक्योरिटी पर्सनल वाला सिक्योरिटी गार्ड वाला सर्विसेज अगर मैं किसी को दे रहा हूं, मैं कौन हूं, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और मैं किसको दे रहा हूं, एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हूं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये वाला आरसीएम एप्लीकेबल होगा। मतलब ये जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कर रही है, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ठीक है। फिर कॉपीराइट सर्विसेज में सेम आता है, कोई ऑथर है या फिर कोई म्यूजिशियन है, वो अपना जो भी क्या बोलता है लिटरेचर राइट्स हो गए या फिर म्यूजिक के राइट्स हो गए, वो किसी भी प्रोड्यूसर को या फिर पब्लिशर को दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा, वो पब्लिशर को देना पड़ेगा। इवन इफ दिस पर्सन इज रजिस्टर्ड देन आल्सो प्रोड्यूसर को ही करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आरबीआई का एक ओवरसीज कमेटी है, ओवरसीइंग कमेटी है, वो ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर्स आरबीआई को सर्विसेज देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई को भरना पड़ेगा, वो मेंबर्स को जीएसटी भरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर डीएसए मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अगर कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अगर कोई इंडिविजुअल नहीं है, फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा।
इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर बैंक या एनबीएफसी को दे रहा है तो उस केस में आपका आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को कुछ सर्विसेज दे रहा है तो उसमें बैंक को भरना पड़ेगा, उसमें आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर अलग है, वो बैंक के पर्पज से, बिजनेस करस्पॉन्डेंट दूसरा चीज होता है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज ले रहा है किससे, अपने एजेंट से, उस केस में बिजनेस करस्पॉन्डेंट को भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, एक क्लासिक अपना कि अगर कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन वर्किंग डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विसेज दे रहा है और उसके बदले उसको डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रहा है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा आरसीएम। अगर कोई वर्किंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसको सैलरी भी मिलती है और डायरेक्टर सिटिंग फीस भी मिलता है तो डायरेक्टर सिटिंग फीस पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो कंपनी का दूसरा कोई काम नहीं करता और उसको डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है तो उस केस में कंपनी को आरसीएम में भरना पड़ेगा। इवन मेरे को याद है, मेरा आर्टिकलशिप के टाइम पे एक कंपनी, एक लिस्टेड एंटिटी थी, उसने ये चीज की नहीं थी जिसको हमने पकड़ा था, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आपको ये जो डेली यूज में आपको दिखेगा, अगर आप लोग आर्टिकलशिप करोगे अभी आपके जाने के बाद, तो वहां पे ये चीजें आप चेक कर सकते हो, आरसीएम एप्लीकेबिलिटी था, किसने किया या नहीं किया। ठीक है। फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स का अगर कोई भी पर्सन किसी क्या बोलते हैं प्रमोटर को बेचता है, ठीक है ना। देखो फ्लोर स्पेस इंडेक्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक जगह पे कितने फ्लोर का परमिशन एक रहता है, ठीक है। उस आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपके पास 10 माले के बिल्डिंग का परमिशन था, आपने 4 माला बनाया और 6 माला आपने किसी और को बेच दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो खरीद रहा है, जो बिल्डर खरीद रहा है, उसको उसको क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में भरना पड़ेगा। सेम गोस फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ मोर देन 30 ईयर्स। अगर आप कोई भी लैंड लीज कर रहे हो मोर देन 30 ईयर्स तो उस केस में क्या होगा कि बिल्डर को भरना पड़ेगा। इसमें लैंड की बात की गई है, फ्लैट्स जो आपको 99 ईयर्स लीज पे मिलते हैं उस पर ये नहीं है। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड है जो कोई बिल्डर ले रहा है लीज पे, तो फिर बिल्डर को उस पर भरना पड़ेगा। अगर 30 ईयर्स से कम है तो फिर भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया, अब वो इंश्योरेंस इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है। मान लो पॉलिसी बाजार जैसा है, पॉलिसी बाजार अगर इंश्योरेंस एजेंसी की सर्विसेज दे रही है, एचडीएफसी, अर्गो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सबको, तो उस केस में भी एचडीएफसी, अर्गो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लेना पड़ेगा आरसीएम में। यहाँ पे ये नहीं है कि इंडिविजुअल होना चाहिए करके। फिर लास्ट बट इंपॉर्टेंट थिंग कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जिसमें क्या हो रहा है कि फ्यूल प्राइस इज इंक्लूडेड। ठीक है, एक है कि आप गाड़ी दे दिया, फ्यूल का एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो, और एक ही फ्यूल का पैसा इंक्लूडेड जो आपका कैब वाला सर्विस होता है कि आप जितना जाओगे जाओ, हमारा क्या है कि फ्यूल प्राइस इंक्लूडेड है। तो उस केस में अगर कोई भी कंपनी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज दे रही है, किसका, गुड्स वाले नहीं, पैसेंजर व्हीकल, ठीक है, पैसेंजर व्हीकल सर्विसेज जिसमें फ्यूल प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दे रही है, कौन सी सर्विस दे रही है, रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल जिसमें फ्यूल प्राइसेस इंक्लूडेड। अगर ये वाले कंडीशंस मेरे फुलफिल हो गए तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, उस केस में आपको एप्लीकेबल हो जाएगा आपका आरसीएम, उस बॉडी कॉर्पोरेट को आरसीएम में देना पड़ेगा, अदरवाइज एफसीएम में ही रहेगा। ठीक है। फिर लास्ट दो चीजें हैं, सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज, अगर कोई आप सिक्योरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट किसी को दे रहे हो तो उस केस में जो ले रहा है उसको लग जाएगा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप कुछ कर रहे हो तो उस पर आपका आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप बिजनेस के लिए कोई भी सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर उस केस में आपका आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, दिस इज मोर और लेस आपका आरसीएम एफसीएम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर 9(4) क्या बोलता है, 9(4) बोलता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, किसमें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, बाकी में नहीं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या है कि देखो, आप सीमेंट है, उसके अलावा दूसरे भी इनपुट इनपुट सर्विसेज है, जैसे मान लो आपका ब्रिक्स हो गया, कील हो गए आपके, फिर आपका क्या बोलूं मैं, जो रॉड वगैरह हो गया। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में क्या है कि दो कैटेगरी हमने बना दिया, एक तो सीमेंट, दूसरा इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अदर देन सीमेंट। ठीक है। तो अगर सीमेंट है, तो अगर आप सीमेंट किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हो तो फिर आपको आरसीएम में टैक्स जमा करना पड़ेगा, चाहे आपने 1 रुपए का भी क्यों ना खरीदा। या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आप कोई भी कैपिटल गुड्स है वो आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हो, मान लो वो जो आपने देखा होगा जेसीबी वगैरह हो गया, या फिर वो जो मिक्सर रहता है जिसमें वो सब मिक्स होके फिर निकलता है उससे आपका, तो वो कुछ भी कैपिटल गुड्स इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर कोई भी प्रमोटर बिल्डर खरीद रहा है तो उसको आरसीएम देना पड़ेगा, इवन इफ 1 रुपए का है। लेकिन
इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अदर देन सीमेंट, अगर आप कुछ खरीद रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से इन एक्सेस ऑफ 20%, तब आपको उस एक्सेस वाले पार्ट पे देना पड़ेगा। ठीक है ना। देखो अलाउड कितना है, अप टू, सॉरी, अलाउड कितना है, अप टू 80% ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एक्सेप्ट सीमेंट। आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है। मान लो आपने 75% खरीदा, तो फिर आपको 5% आरसीएम से लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 75% क्या किया है, आपने 75% खरीदा किससे, रजिस्टर्ड पर्सन से। इसका मतलब क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड से आपने 25% खरीद दिया, लेकिन आपको लिमिट कितना अलाउड था, 20% का। तो रिमेनिंग 5% पे आपको क्या करना पड़ेगा, आरसीएम भरना पड़ेगा। अभी इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही ज्यादा ब्लैक वाइट होता रहता है। ठीक है, अब देख लो, फिर हो गया क्या आपका ईसीओ वाला केस। ईसीओ मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ऐसा कोई एग्रीगेटर, ऐसा कोई ऑपरेटर जो क्या कर रहा है कि अपने ऐप के थ्रू, अपने वेबसाइट के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसिपिएंट को कनेक्ट कराता है। वो आपका कौन हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें देखो हम दो कैटेगरी बना दिए, एक हो गया कैब एंड रेस्टोरेंट का, दूसरा हो गया होटल हाउसकीपिंग एंड लोकल डिलीवरी का। कैब एंड रेस्टोरेंट के केस में क्या है, इवन इफ सप्लायर रजिस्टर्ड है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, आरसीएम, जो ई कॉमर्स सप्लायर ईसीओ है, वो क्या करेगा, आरसीएम कलेक्ट करके जमा करेगा। ठीक है ना। अब वो रेस्टोरेंट, वो कैब वाला, कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो क्या बोलते हैं ऐप के थ्रू कोई भी कैब या फिर रेस्टोरेंट का सर्विसेज दे रहा है, तो फिर उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, आरसीएम में ईसीओ को जमा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हो गया, मेरे दो एक्सेप्शन आ गए। क्या दो एक्सेप्शन आ गए, कि अगर ओमनी बस है, ठीक है ना, कैब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरसीएम एप्लीकेबल। अगर ओमनी बस है, कंपनी चला ऑपरेट कर रही हो उसको, तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। या फिर वैसा रेस्टोरेंट जिसमें रूम रेट मोर देन 7,500 है, मतलब वो जो 5 स्टार 7 स्टार वाले होटल होता है ना, जिसमें 7,500 से ज्यादा रूम रेट होता है, उस केस में वो अगर किस, मतलब मान लो जैसे ताज होटल हो गया। अब ताज होटल क्या कर रहा है कि अपनी बिरयानी स्विगी के थ्रू भी बेच रहा है, जोमेटो के थ्रू भी बेच रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ताज को एफसीएम में भरना है, आरसीएम में नहीं जाएगा, आरसीएम पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। लेकिन वहीं पे मान लो जैसे कुछ फेमस हो गया आपके, जो कुछ ताराचंद है ना मुंबई में, वो ताराचंद मान के चलते, ठीक है। अब ताराचंद ने अगर कुछ स्विगी जोमेटो के थ्रू बेचा, इवन तो ताराचंद रजिस्टर्ड है, उस केस में भी क्या होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एफसीएम में देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है स्विगी या जोमेटो, वो आरसीएम में टैक्स कलेक्ट कर ले। ठीक है। तो और एक क्या आ गया, कि होटल हाउसकीपिंग एंड लोकल डिलीवरी। ठीक है ना। अगर रेस्टोरेंट हो गया, हाउसकीपिंग सर्विसेज अर्बन क्लैप हो गया, लोकल डिलीवरी आपका पोर्टर वोटर का सीन हो गया उसमें। ठीक है। उस केस में क्या, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तब एफसीएम में जाओ, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तब आरसीएम पे जाएगा। और ये आरसीएम पे कौन भरेगा, ईसीओ भरेगा। एम आई क्लियर फ्रेंड्स। आरसीएम वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिटी आया क्या, एक बार बताओ ना। गाइस आर वी क्लियर? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बढ़िया, वेरी गुड।